हेलो एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात की थी। हमने हमारा डिस्कशन शुरू किया कि डाल्टन ने सबसे पहले एटम की थ्योरी दी थी। उसने कहा था मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम। इन एटम्स को और फर्दर ब्रेकडाउन नहीं किया जा सकता, ऐसा डाल्टन का कहना था। उसने ये भी कहा था कि सिमिलर एलिमेंट्स के एटम, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेगी। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग रहेगी। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम साथ में आकर नए सब्सटेंस कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, एंड व्हाइल डूइंग सो दे विल कंबाइन इन इंटीजर नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है। साथ ही साथ उसने ये भी कहा था कि जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स है वो एक कंपाउंड में सेम रहेगा, और कोई दो एलिमेंट्स अगर दो डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड फॉर्म करते हैं, दो एलिमेंट्स अगर दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, तो उनका जो प्रोपोर्शन है वन एलिमेंट इज टू अनदर एलिमेंट, ये फिक्स रहेगा। ठीक है, वो इंटीजर नंबर रहेगा। एग्जाम्पल के साथ हमने बढ़िया से देखा था। फिर हमने आगे देखा कि जे थॉमसन ने इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में जो एक्सपेरिमेंट किए थे और उसका जो ऑब्जर्वेशन था, तो उन्होंने निगेटिवली चार्ज रेज एंड हेंस इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। और डाल्टन का जो कहना था कि एटम इज इंडिस्ट्रक्टिबल, वो उन्होंने गलत प्रूव किया। एटम कैन बी डिवाइडेड, और एटम के अंदर ही ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल रहते हैं, उन्होंने उनको नाम दिया इलेक्ट्रॉन। सिर्फ उन्होंने जो मॉडल सजेस्ट किया था, इट वाज काइंड ऑफ प्लम पुडिंग मॉडल, कि पूरे पुडिंग में प्लम डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने उसको कहा था ये वाटरमेलन जैसा या हमारे बटर स्कॉच आइसक्रीम जैसा हो सकता है, कि आइसक्रीम में कैरामल के क्रिस्टल्स है या हमारे वाटरमेलन में सीड्स होती है, उस प्रकार से। बट उसके बाद चर्चर एंड मार्स्टन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमें ध्यान में आया अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम गोल्ड फॉइल। हमें ध्यान में आया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल ये 1 डिग्री से भी कम डेविएट होकर चले गए, और 1 in 8,000 इसका डिफ्लेक्शन 90 डिग्री से ज्यादा था। ठीक है। सो अब अल्फा पार्टिकल जिसके पास मास है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसका 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन गोल्ड फॉइल से होना इज समथिंग विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। गोल्ड फॉइल बहुत थिन है, और अल्फा पार्टिकल अगर हम कुछ वेलोसिटी से एक्सेलरेट करके भेजते हैं, तो उसने गोल्ड फॉइल को आर पार करके जाना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड था। ठीक है। और फिर रुदरफोर्ड ने आर्ग्यूमेंट किया कि देखो, अल्फा पार्टिकल को अगर रिबाउंड करना है, कुछ पार्टिकल ऐसे भी थे कि जो जिस पाथ से आए उसी पाथ से रिबाउंड हुए। अगर रिबाउंड करना है या उनका डिफ्लेक्शन 90 डिग्री से ज्यादा होता है, इट मीन्स अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव, तो उसको रिपेल करने वाला चार्ज भी पॉजिटिव रहेगा। एंड अल्फा पार्टिकल का कंसिडरेबल मास है, ऐसा अल्फा पार्टिकल अगर रिबाउंड होता है, तो डेफिनेटली जिसने रिबाउंड किया है उसका मास कंसिडरेबल रहना चाहिए। एंड इसको रुदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। उसने कहा कि देखो, एटम का 99.9% मास और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, और उसके आजू बाजू में ये निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहेंगे। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। इस प्रकार से रुदरफोर्ड ने अपना मॉडल बताया था। अब उसके कुछ लिमिटेशंस हमने देखे थे, कि हमने कहा था कि देखो, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल हैविंग नेगेटिव चार्ज,
और इस प्रकार का एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो उसने कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करने चाहिए, ऐसा मैक्सवेल ने कहा है। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, हमारे इलेक्ट्रॉन ने कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करने चाहिए। ऑब्वियसली उसकी एनर्जी कम होगी। अगर उसकी एनर्जी कम होती है तो वो स्पाइरली घूमते हुए न्यूक्लियस में जाकर कोलाइड होना चाहिए, कोलैप्स होना चाहिए। एंड अगर ऐसा है तो उसकी न्यूक्लियस के में जाने की जो पाथ रहेगी, ड्यूरिंग दैट पाथ उसकी वेलोसिटी शुड वैरी, और अगर वेलोसिटी वैरी होती है तो उसने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन भी एमिट करने चाहिए। बट हमारा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मटेरियल्स आर स्टेबल, सो उनके अंदर के एटम्स भी स्टेबल रहेंगे, और इस प्रकार से वैरिंग फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन हमने ऑब्जर्व नहीं किए हैं। सो इवन रुदरफोर्ड के मॉडल को भी लिमिटेशंस थी। देखो, जिस प्रकार से हमने ये जाना है, डाल्टन, थॉमसन, रुदरफोर्ड एंड इवन रुदरफोर्ड के मॉडल की जो लिमिटेशन है, उसी समय एटॉमिक स्पेक्ट्रम पर भी काम हो रहा था। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो बेसिकली कुछ रेडिएशन एमिट किए जाते हैं, वो रेडिएशन का कुछ बैंड होगा या किस प्रकार के रेडिएशन है, कौन से वेवलेंथ के रेडिएशन है, उनका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। सो हमें पता है कि अगर कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट है जिसे अगर हम हीट करते हैं तो वो लाइट एमिट करता है, और ये डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशंस रहेंगे, ठीक है। और when these radiation are passed through prism, we get a continuous spectrum. So continuous spectrum मतलब continuous different different wavelength की रेडिएशन वेव्स आप ऑब्जर्व करते हो। बट देखो, इन केस ऑफ हीटेड हाइड्रोजन at higher temperature, the emitted radiation show only a certain wavelength, and when passed through prism, we get line spectrum with wavelengths 410 nanometer, 434 nanometer, 486 nanometer, and 656 nanometer. इनके सिवा all other wavelengths were absent or are absent. ठीक है। अब ये हाइड्रोजन ने एमिट किया है, दिस इज कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। देखो, ये डिफरेंस थोड़ा समझना जरूरी है। क्या होता है, मेटल को अगर हीट करते हैं तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, और इस एमिशन स्पेक्ट्रम को अगर आप प्रिज्म के थ्रू पास करते हो तो आपको सभी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की वेवलेंथ कंटिन्यूअसली, ऐसे डिस्क्रीट वेवलेंथ नहीं, 410 उसके तुरंत बाद 434 उसके बाद 486, तो कंटिन्यूअस वेव्स आपको दिखेगी। बट हीटेड हाइड्रोजन के केस में जो वेवलेंथ एमिट हुई, उनको जब हमने प्रिज्म के थ्रू पास किया तो हमें सिर्फ इस प्रकार की 410 नैनोमीटर की वेवलेंथ मिली, 434 नैनोमीटर की वेवलेंथ मिली, 486 की मिली, 656 की मिली, और बाकी की कोई भी वेवलेंथ नहीं मिली। अब दिस इज इनविजिबल, सो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया गया। इसे कहा जाता है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब जैसे ये एक प्रकार की वेव्स, एक प्रकार का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पेक्ट्रम धीरे धीरे डिस्कवर हुए। So, the spectral lines are divided into different groups named after scientists who discovered this spectrum. और इसका एक जनरल रिलेशन है 1/λ, where lambda is wavelength, r is constant, n is उसकी फिक्स वैल्यू रहेगी फॉर वन पर्टिकुलर ग्रुप, एंड m की वैल्यू उसके आगे से शुरू हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल लेमन सीरीज। अब these are all name of scientists, लेमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफर्ड। ये क्या कहता है, 1/λ विच इज वेवलेंथ, r इज कांस्टेंट, n की वैल्यू होगी यहाँ पर 1। सो लेमन सीरीज के लिए होगा, लेमन सीरीज के लिए हम लिख सकते हैं 1/λ
इक्वल टू आर इंटू ब्रैकेट 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। ठीक है, वेयर लैम्बडा इज वेवलेंथ, आर इज कांस्टेंट। लेमन के लिए n की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब देखो, जब m इंफिनिटी बन जाएगा, 1/infinity का स्क्वायर इज 1/infinity एंड दिस वैल्यू बिकम 0, सो 1/λ इक्वल टू r into 1/1 स्क्वायर, दैट इज लैम्बडा इक्वल टू 1 बाय r। ये एक लिमिटिंग वैल्यू या एंड वैल्यू रहेगी फॉर लेमन सीरीज। वही बाल्मर के लिए वी कैन राइट 1 बाय लैम्बडा इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। अब m की वैल्यू 2 से नहीं 3 से शुरू होगी। अब सिमिलरली इस केस में भी जब m इंफिनिटी बन जाएगा, सो दिस टर्म विल बिकम 0, सो 1 बाय लैम्बडा इक्वल टू r बाय 4, सो लैम्बडा इक्वल टू 4 बाय r। सो ये लिमिटिंग वैल्यू रहेगी। ठीक है, सो इनके बीच में ही ये वेवलेंथ ऑब्जर्व हुई। लेमन ने डिस्कवर किया इसलिए इस सीरीज को कहा गया लेमन, बाल्मर ने डिस्कवर किया इसलिए इसे कहा गया बाल्मर, पास्चन ब्रैकेट टीफंड, इन्होंने ये सीरीज डिस्कवर्ड की। ठीक है, अब ये सीरीज कुछ विजिबल के तरफ है, कुछ इंफ्रारेड के तरफ जाती है, कुछ अल्ट्रावायलेट के तरफ जाती है। ठीक है, अब इस प्रकार से जो एमिशंस है हाइड्रोजन के, अब हाइड्रोजन क्यों है, तो हाइड्रोजन इज मोस्ट सिंपल, सो हाइड्रोजन का ऑब्जर्वेशन करना और कौन कौन से एमिशन स्पेक्ट्रम मिलते हैं उनका ऑब्जर्वेशन करना ये आसान था, इसलिए हाइड्रोजन से शुरुआत हुई। बाकी के गैसेस भी इस प्रकार से एमिशन स्पेक्ट्रम दिखाते हैं। रुदरफोर्ड का मॉडल ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो इवन रुदरफोर्ड के लिए ये लिमिटेशन थी। ठीक है, सो रुदरफोर्ड का मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, अब रुदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसके बाद जो साइंटिस्ट है वो है नील बोहर, और इस बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। सो देखो, बोहर का एटॉमिक मॉडल इस बेसिकली रुदरफोर्ड के मॉडल का ही एक्सटेंशन है। सिर्फ बोहर ने ये रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को क्वांटम फिजिक्स के कंसेप्ट अप्लाई किए। ठीक है, उसने बिल्कुल उसने 3 पोस्टुलेट्स दिए। उस पहला कहा कि जैसे रुदरफोर्ड ने कहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होगा, एंड डेफिनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव का बीच का जो फोर्स रहेगा, ये फोर्स विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, दूसरा पोस्टुलेट इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है और काम का है, ये है स्टेबल ऑर्बिट का। रुदरफोर्ड के लिए लिमिटेशन क्या थी, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, एसिलरेटेड चार्ज पार्टिकल ने कंटिन्यूअसली रेडिएशन इमिट करने चाहिए। उसे ऐसा तो एटम के साथ होता नहीं है, मटेरियल हमारे स्टेबल होते हैं, डेफिनेटली मटेरियल बने हैं एटम से, और एटम इस प्रकार से अगर कंटिन्यूअसली रेडिएशन इमिट करता तो इलेक्ट्रॉन जाकर न्यूक्लियस में कोलाइड हो जाता और एटम का एग्जिस्टेंस गायब हो जाता। अब ऐसा तो होता नहीं है। सो देखो, बोहर ने कहा कि देयर आर सर्टेन ऑर्बिट्स जो स्टेबल हैं। ठीक है, सो बोहर ने क्या कहा, the radius of the orbit of an electron can only take certain fixed values। ठीक है, ये ऑर्बिट की जो रेडियस है इसकी कोई फिक्स वैल्यू रहेगी, कहीं पर भी ये ऑर्बिट नहीं हो सकती है। ठीक है, एंड दिस फिक्स वैल्यू इज सच दैट angular momentum of electron in the orbits is integral multiple of h upon 2 pi, where h is Planck constant।
सो बोहर ने क्या कहा कि देर आर सर्टन ऑर्बिट्स विच आर स्टेबल। अब ये ऑर्बिट्स कहाँ पर रहेगी? ये ऐसे डिस्टेंस r पर रहेगी वेयर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम होता है l, जिसे हम लिखते हैं mvrn, ठीक है, इट्स p क्रॉस r, ठीक है। अब यहाँ पर रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, साइन 90 इज 1, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इज mvrn आएगा। सो दिस एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, n इज इंटीजर, किसका इंटीग्रल मल्टीपल है? h अपॉन 2 पाई। n की वैल्यू कोई ना कोई इंटीजर रहेगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसे ही रेडियस के ऑर्बिट में घूमेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम mvrn ये h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। h है प्लैंक का कांस्टेंट। ऐसे ऑर्बिट को कहा गया है स्टेबल ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है, इन ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो मैक्सवेल के हिसाब से एनर्जी रेडिएट नहीं करने वाला है, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। उसने आगे जाकर कहा, क्या कहा उसने आगे जाकर? एन इलेक्ट्रॉन कैन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम, an electron can make transition from one of its orbit, stable orbit, one of its orbit to another orbit having lower energy, and while doing so it emits a photon of energy equal to the difference in energies in the two orbits. So अगर कोई एटम है और इस प्रकार से यहाँ पर कोई दूसरी ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी कम होगी, सो ये इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से इस प्रकार से दूसरे स्टेबल ऑर्बिट में जा सकता है। कौन से ऑर्बिट में जाएगा? ऐसे ऑर्बिट में जा सकता है खुद होकर जहां आपकी एनर्जी कम रहेगी। और इस प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम एन ऑर्बिट विच इज एट हायर एनर्जी टू एन ऑर्बिट विच इज एट लोअर एनर्जी, तो इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, इस एनर्जी का फोटोन, इस एनर्जी के रेडिएशन एमिट होंगे। सो रुदरफोर्ड के मॉडल को ही इसने थोड़ा सा 3 पोस्टुलेट और जोड़ दिए। पहला उसने कहा कि बिल्कुल सही है, रुदरफोर्ड ने जैसा कहा उस प्रकार से मास पूरा सेंटर में, पॉजिटिव चार्ज सेंटर में और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट होंगे। फिर कहा पर ये ऑर्बिट ऐसी ही रहेगी जो इन ऑर्बिट को कहा गया है स्टेबल ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूमेगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। क्या खासियत है इन ऑर्बिट की? तो इन ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा इलेक्ट्रॉन का, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, हमने लिखा है यहाँ पर। और फिर आगे कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद होकर हायर एनर्जी के ऑर्बिट से लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में जा सकता है, एंड जब ये हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी जाएगा ये एक फोटोन एमिट करेगा जिसकी एनर्जी रहेगी इन दो ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उतना। सो विद दिस 3 पोस्टुलेट बोहर ने हमारे एटॉमिक मॉडल को और एक्सटेंड किया। अब इसके साथ जुड़ी हुई ऑर्बिट की रेडियस, ऑर्बिट के साथ एसोसिएटेड एनर्जीज, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।